आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ। रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है? देखिए बड़े सिंपल वर्ड्स में असेसी की कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है वो पता लगता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस से। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज कोई इंडिया का पर्सन है, सपोज आपके चंदन सर ही है। अब हम लोग सपोज यूएई में अपनी एक ब्रांच खोल लेते हैं और वहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उससे हमें ट्यूशन इनकम होती है। तो क्या उस ट्यूशन इनकम पर जो कि यूएई ब्रांच से हो रही है, हमें इंडिया के अंदर क्या उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा? तो आंसर इज यस, क्योंकि आपके जो चंदन सर हैं वो रेजिडेंट है इंडिया में। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। सपोज मिस्टर ए हैं जो कि यूएई में ही रहते हैं पिछले 30 सालों से और यूएई में एक ट्यूशन सेंटर खोलते हैं और वहां बच्चों को वो टीच कर रहे हैं और उस टीचिंग से उनको इनकम हो रही है। तो मिस्टर ए जो कि यूएई में 30 साल से रह रहे हैं, वहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उससे उन्हें इनकम हो रही है। क्या उन्हें उस इनकम पर इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ेगा? तो आप कहेंगे ऑब्वियसली सर उनको इनकम टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि मिस्टर ए यूएई में रहते हैं। यस और नो? मिस्टर ए इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है, इनका जो स्टेटस है वो नॉन रेजिडेंट का है, जबकि आपके चंदन सर का जो स्टेटस है वो क्या है? रेजिडेंट का। तो अभी मैंने बड़े सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी कि बेसिकली है क्या ये। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द पर्सन्स रेजिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था। अब इसके लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरीज डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ और अदर पर्सन्स। अदर में आपका पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी आते हैं। जो अदर पर्सन है लाइक पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, इसके तो दो कैटेगरीज हैं, वन इज रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। लेकिन जो आपके इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उस केस में आपकी तीन कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकेंड इज रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और थर्ड होता है नॉन रेजिडेंट। अब ये क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कब कौन सा पर्सन रेजिडेंट कहलाएगा, कब रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, कब नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, वही हमें इस चैप्टर में पूरा का पूरा बड़ा डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। हम सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करेंगे, फिर एचयूएफ की, फिर फर्म, कंपनी, सब पे आएंगे। देखिए बहुत सिंपल है। सेक्शन 6 इनकम टैक्स एक्ट का जो है आपको दो बेसिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है, और अगर उसमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो व्यक्ति हिंदुस्तान में रेजिडेंट कहलाएगा। वो क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन है स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 182 डेज या उससे ज्यादा। अगर प्रीवियस ईयर के अंदर असेसी हिंदुस्तान में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा है तो उसको रेजिडेंट बोल दिया जाएगा। बट अगर 182 दिन से कम रहा है तो उस केस के अंदर हमें देखना है सेकंड कंडीशन। अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब भी हम उसको रेजिडेंट बोल देंगे। सेकंड कंडीशन क्या है? देखिए और लिखा हुआ है, मतलब या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए या बी। सेकेंड कंडीशन है स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर 60 डेज और मोर। पिछले साल प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन या उससे ज्यादा रहा हो, प्लस का मतलब एंड, मतलब ये दोनों चीजें इसमें फुलफिल होनी चाहिए। सेकेंड बी कंडीशन जो है इन दोनों को मिला के है। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर is greater than equal to 365 days। preceding the previous year मतलब previous year को छोड़ के जो पिछले 4 साल में उसमें 365 दिन या उससे ज्यादा। अब ये क्या है सर? बड़े ध्यान से एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, समझना। रिकी पॉन्टिंग
नाम सुना है आपने इनका? नहीं सुना? चलिए आपको मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग, आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो लास्ट 10 ईयर्स हिंदुस्तान में रहे फॉर 100 डेज। हर साल वो हिंदुस्तान में 100 दिनों के लिए पिछले 10 सालों से रह रहे हैं, बस 100 दिन, उसके बाद वो अपने देश ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? आपने पहली कंडीशन देखी, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 182 डेज या मोर। बड़े ध्यान से एक एक चीज देखना। आप सपोज प्रीवियस ईयर 18-19 की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो पहली कंडीशन के हिसाब से 182 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा। फर्स्ट कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, क्योंकि वो सिर्फ 100 डेज रहे। यस और नो? फिर उससे प्रीवियस ईयर जो है आपका आता है 2017-18। मैंने 18-19 एज्यूम किया है, ये प्रीवियस ईयर। यहाँ पे भी वो 100 दिन रहे, क्योंकि बोला ना लास्ट 10 ईयर्स वो 100 दिन रहे। फिर 2016-17 इस प्रीवियस ईयर में भी वो 100 दिन रहे। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, मैं कुछ नहीं कर रहा भैया। 2015-16 प्रीवियस ईयर, इसमें भी 100 दिन रहे। फिर यहाँ पर 2014-15 प्रीवियस ईयर, इसमें भी 100 दिन रहे, एंड सो ऑन, पिछले 10 सालों तक वो रहे। अब मेरी काम की इंफॉर्मेशन आ गई, मैं उसको बताता हूँ। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही इसमें। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 60 डेज और मोर, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या आपको 18-19 का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है उनका बताना है, ठीक है? तो क्या है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन, प्रीवियस ईयर ही 18-19 को ही हम बोलते हैं टैक्स में, भाई इतना तो आपको याद है, पता है। तो 18-19 में वो 100 दिन रहे, विच इज ऑब्वियसली मोर देन 60 डेज। यस और नो? तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर बोला स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, बड़े ध्यान से इस चीज को देखो, उसने वर्ड जो यूज किया है, यहां से प्रीवियस ईयर लिखा था, यहां लिखा प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से पहले के जो 4 साल है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का? श्योर? वेरी गुड। तो इससे छोड़ के पहले के 4 साल, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 और ये आपका 4। ये जो आप देख रहे हैं एरिया, दिस रिप्रेजेंट्स 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर को छोड़ के। अब इसमें वो कितने दिन रहे आप देखो, 100 + 100 100 100 400 डेज। यस और नो? 400 दिन के लिए रहे। यहां क्या लिखा है? स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, 365 दिन या उससे ज्यादा। तो ये तो 400 दिन रहे, विच इज ग्रेटर देन 365 डेज। यस और नो? तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, एज वेल एज ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि रिकी पॉन्टिंग जी बधाई हो, आप जो है कौन है यहाँ पे? रेजिडेंट है। क्यों? क्योंकि आप बेसिक कंडीशन जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? श्योर। तो या तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाए, और फर्स्ट नहीं हो रही तो सेकंड में 2 बातें हैं, दोनों फुलफिल होनी चाहिए। अब फटाफट यहां तक एक बार रिवाइज करिए। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अभी आपने बेसिक कंडीशन जो है मेरे साथ डिस्कस करी फॉर रेजिडेंट। तो या तो कंडीशन नंबर ए या कंडीशन नंबर बी, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमने उसको बोल दिया कि वो असेसी जो है रेजिडेंट है। इसके दूसरे मायने क्या निकलते हैं? अगर कोई पर्सन ना कंडीशन ए फुलफिल कर पाता है और ना ही कंडीशन बी फुलफिल कर पाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कि भैया आप रेजिडेंट नहीं हैं, दूसरे शब्दों के अंदर आप नॉन रेजिडेंट हैं। देखिए बात आपके नोट्स में लिखी हुई है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सेकंड पॉइंट, व्हेन इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई any of the basic conditions specified under this, he becomes non-resident। आगे क्या लिखा हुआ है अभी उस पर ध्यान नहीं देना, यहां तक आपको समझ में आता है? श्योर। चलिए अब बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए कायदे से इनकम टैक्स के अंदर
जो ये वर्ड है अपने आप में बड़े क्लियर है, लेकिन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 कुछ एडिशनल कंडीशंस गिवन है। अगर कोई इंडिविजुअल इन एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उसको नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कह दिया जाता है। मतलब सर बड़े ध्यान से देखिए, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है वो तो डिपेंड करता है बेसिक कंडीशन पे, लेकिन हो सकता है कि जो रेजिडेंट है वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। और उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि अगर ईदर ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसे रेजिडेंट को हम बोलेंगे कि वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। इसको सिंपल करने के लिए हमने इस तरीके से बोला कि रेजिडेंट दो तरीके के होते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने इसे सिंपल करने के लिए दो कैटेगरी में बांट दी कि रेजिडेंट दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी दो ये वर्ड इनकम टैक्स एक्ट कहीं पर भी यूज नहीं करता है, इनकम टैक्स एक्ट में ऑर्डिनरी रेजिडेंट वर्ड नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर से वर्ड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही यूज किया गया है, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी आप देखेंगे सब जगह ऑर्डिनरी रेजिडेंट यूज किया जाता है। तो रेजिडेंट ईदर ही विल बी नॉट ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी। तो कैसे पता लगेगा? रेजिडेंट है वो तो पता लग गया, अब रेजिडेंट वो नॉट ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी है। तो नॉट ऑर्डिनरी के लिए उन्होंने बोला कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम उसको बोलेंगे क्या कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। समझ में आई बात? और अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई इसका मतलब कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये एडिशनल कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन, या तो वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट होना चाहिए इन इंडिया इन 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, उससे पिछले जो 10 प्रीवियस ईयर्स हैं उसके अंदर, इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर चल रहा है उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स हैं उसमें वो 9 टाइम्स जो है नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। और वो नॉन रेजिडेंट कब होगा? अभी हमने देखा जब वो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो नॉन रेजिडेंट है। और अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो सेकंड कंडीशन है स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 729 डेज। 729 दिन या उससे कम का स्टे होना चाहिए। देखिए एग्जाम में हम प्रैक्टिकली फर्स्ट कंडीशन चेक नहीं कर पाते, चेक करने के लिए हमारे पास सेकंड कंडीशन ही आती है। जैसे मैं आपको रिक्की पॉन्टिंग वाला एग्जांपल देता हूँ। रिक्की पॉन्टिंग हमारे प्रीवियस ईयर 2018-19 तक एवरी ईयर इंडिया में एवरी प्रीवियस ईयर 100 डेज रहे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें आपने देखा था कि वो हिंदुस्तान के रेजिडेंट डिक्लेयर हो गए क्योंकि उन्होंने कंडीशन बी सेटिस्फाई कर दी थी। अब ध्यान से देखिए, हम कौन से प्रीवियस ईयर में हैं की बात कर रहे हैं? 18-19 की, यस और नो, इसकी बात कर रहे हैं। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब इससे इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7, मतलब 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-12, 13-14 सॉरी, 12-13, 2, 3, 4, 5, 6 और इससे पहले 11-12। ठीक है, अब देखिए बड़े ध्यान से रिलैक्स हो जाइए। वो हर साल 100 दिन रहे, यस और नो। अब अगर आप ध्यान से देखें उनका जो टोटल स्टे है, उनका जो टोटल स्टे है इन दिनों में
स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 7 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के, क्योंकि हम 18-19 प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। कितने दिनों का है? 700 दिनों का है, यस और नो। और 700 दिन जो होते हैं आपको भी पता है कि इट इज लेस देन 729 days, यस और नो। तो यहां पर ही इज सेटिस्फाइंग वन ऑफ द एडिशनल कंडीशन, the condition number B, that is his stay in India during 7 years preceding the previous year is less than or equal to 729 days. So in this case, Ricky Ponting is satisfying both the condition, one of the basic condition and one of the additional condition. So in this case, he is resident plus not ordinarily resident. क्यों? क्योंकि उनका स्टे पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स में इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 729 दिन से कम है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? श्योर? क्लियर है? इस एग्जाम्पल को आप एक बार पहले नोट करिए फास्ट। चलिए अब उसी एग्जाम्पल को हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि सपोज हमारे रिक्की भाई साहब प्रीवियस ईयर 18-19 तक एवरी ईयर हिंदुस्तान में 150 दिनों के लिए रहते थे। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? तो वो रेजिडेंट तो कहलाएंगे, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अब मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। ये हो गया आपका 18-19 प्रीवियस ईयर जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम 11-12, फिर आपका 12-13, फिर 13-14, फिर आपका 14-15, फिर आपका 15-16, 16-17, 17-18, ठीक है? हर साल वो 150 दिन जो है आपका रहे, यस और नो। बड़े ध्यान से चीज़ों को समझिएगा जो आपको बता रहा हूँ। टोटल आप देखिए कितने दिन रहे, 1050 डेज, यस और नो। 1050 दिन जो है वो हिंदुस्तान में रहे, जो कि 729 दिन से ज़्यादा है। मतलब इस केस में ही इज नॉट सेटिस्फाइंग एडिशनल कंडीशन, वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, यस और नो। देखो यहाँ पे क्या है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन 9 out of 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ही इज अ रेजिडेंट और वो हर साल 150 दिन रह रहे हैं। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती कि वो नॉन रेजिडेंट रहो 9 बार आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ही इज रेजिडेंट। और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अब अगर वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो उस केस में हम उन्हें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बोलेंगे, उस केस में हम उन्हें बोलेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। समझ में आई बात? तो ये एक बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। रेजिडेंट के लिए आपको बेसिक कंडीशन देखनी है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए आपको एडिशनल कंडीशन देखनी है। अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम उनको बोल देंगे कि ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ध्यान से देखिए, if individual satisfy one of the basic condition and does not satisfy any of the additional condition, then individual shall be resident and ordinary resident. When individual does not satisfy any of the basic condition, he becomes non-resident. उस केस में आपको कोई एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉन रेजिडेंट का कोई फर्दर बाइफर्केशन नहीं होता, वो अपने आप में एक कैटेगरी है। समझ में आई बात? श्योर। If an individual satisfy one basic condition and one additional condition, then he becomes resident but not ordinary resident. अगर वो एक basic condition और एक additional condition satisfy कर रहे हैं तो वो resident but not ordinary resident की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है? एक बार यहां तक पूरा अच्छे से एकदम पढ़ लीजिए। और ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, एक रेजिडेंट के टाइम पे, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए 2 एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल बड़े अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यही जितना आपने पढ़ा है ये आपका 50% चैप्टर है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। जब आप बात करते हैं स्टे इन इंडिया की, तो स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टे इन द टेरिटोरियल वाटर्स, जो समुद्री सीमाएं हैं भारत की। समुद्री सीमाएं क्या हैं? 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक हिंदुस्तान की समुद्री सीमा है। तो अगर उसमें भी व्यक्ति है तो उसे बोला जाएगा कि वो इंडिया में ही है। इंक्लूड स्टे इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी फ्रॉम द
इंडियन कोस्ट लाइन। अच्छा, इसके बाद बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि स्टे कंटिन्यूस हो, कि ये 182 डेज या 60 डेज कंटिन्यूस हो सकता है। कोई व्यक्ति अप्रैल में आया 5 दिन के लिए, फिर मई में आया 10 दिन के लिए, तो स्टे कंटिन्यूस हो ये जरूरी नहीं है। हमें देखना है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एग्रीगेट बेसिस पे, टोटल बेसिस पे वो कितने डेज रहा। एंड एट यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मतलब हो सकता है रिक्की पॉन्टिंग जी अप्रैल में आए 5 दिनों के लिए, वो कोलकाता में रहे, फिर मई में आए 10 दिन के लिए, वो दिल्ली में रहे। तो इंडिया में वो कहीं पर भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली कंडीशन इज 182 दिन या 60 दिन जो भी हैं वो डेज होने चाहिए, वो कंटिन्यूस हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, और रेजिडेंस पे ही हो ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, हिंदुस्तान में किसी भी प्लेस पे हो सकते हैं। The day of arrival as well as departure are included while computing the number of days of stay in India. जिस दिन आप हिंदुस्तान में आए हैं और जिस दिन हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं वो दोनों दिन इंक्लूड किए जाते हैं। और कैसे? सपोज आप हिंदुस्तान में आए, आपकी फ्लाइट शाम को 5 बजे लैंड हुई, तो उस केस में अब शाम की 5 बजे आपकी फ्लाइट जो है आपकी लैंड हुई, 5 बजे से लेके 12 बजे तक कितना टाइम होता है बताओ? 7 आवर्स होते हैं। तो माना जाएगा उस दिन आप 7 घंटे हिंदुस्तान में रहे। फिर जिस दिन आप हिंदुस्तान से गए, डिपार्चर हुआ आपका, ठीक है, उस दिन आपकी जो फ्लाइट थी वो थी मॉर्निंग में 6 AM की, ठीक है, 6 AM की आपकी फ्लाइट थी। तो उस दिन आप हिंदुस्तान में कितनी देर के लिए रहे? उस दिन आप रहे 6 घंटे के लिए, ठीक है। तो 7 और 6 कितना हो गया? 13 आवर्स हो गया। यस और नो? भाई जब आप आए 5 बजे की फ्लाइट थी, आप 7 घंटे के लिए रहे, रात के 12 बजे तक। जिस दिन डिपार्चर था सुबह 6 बजे ही आप चले गए, तो भाई रात के 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आप 6 घंटे के लिए सिर्फ हिंदुस्तान में रहे। तो टोटल 7 और 6 कितने हो गए? 13 घंटे। ऐसे ही अगली बार आप आए तो सुबह 5 बजे आए, सॉरी शाम को 5 बजे आए और सुबह 6 बजे की फ्लाइट से चले गए, तो फिर कितने हुए? 13 घंटे। तो ये कितने हो गए? 26 आवर्स हो गए। अब इसमें से 24 आवर्स का वन डे बन जाता है। यस और नो? तो अराइवल और डिपार्चर में आपको आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है, और जहां 24 आवर्स हो जाएंगे उसको वन डे के इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा। इवन द टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच एन इंडिविजुअल स्टेड इन इंडिया शेल बी कैलकुलेटेड एंड टोटल ऑफ 24 आवर्स शेल बी कंसिडर्ड एज वन डे। जैसे 13 घंटे यहाँ हो गए, अगली बार आए फिर 13 घंटे हो गए, तो 26 घंटे हो गए। तो उस केस में 26 घंटे में से आप 24 घंटे को एक दिन के इक्वल मान लेंगे। इसके बाद कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है, पर्सन कैन बी रेजिडेंट इन इंडिया इवन इफ ही इज नॉट इंडियन सिटीजन। वो इंडियन सिटीजन नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं जन्मा है, हिंदुस्तान की सिटीजनशिप नहीं भी है, तब भी वो रेजिडेंट हो सकता है। रेजिडेंट के लिए उसको ये कंडीशंस फुलफिल बस करनी है। और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब ये कौन होता है सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? देखिए, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन, उसे इंडियन ओरिजिन का मान लिया जाता है इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या तो वो खुद या उसके माता पिताजी या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, दैट इज बिफोर इट्स पार्टीशन। अनडिवाइडेड इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों आते हैं। मतलब सपोज मिस्टर ए है, वो यूके में जन्म हुआ, उनके पिताजी हैं मिस्टर डबल ए, उनका जन्म हुआ यूएसए में। मिस्टर ए के पिताजी हैं मिस्टर ट्रिपल ए, उनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में 1938 में, ठीक है। तो मिस्टर ट्रिपल ए अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर बॉर्न हुए थे। इस वजह से मिस्टर ए जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाते हैं, क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे। कई बार आ जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या नहीं। और हमें मेन चीज ध्यान रखनी है कि अगर व्यक्ति इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, तब भी वो हिंदुस्तान का रेजिडेंट बन सकता है। समझ में आई बात? श्योर। तो ये आपने देखा कि कब कोई व्यक्ति रेजिडेंट बनता है, कब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और कब नॉन रेजिडेंट, और किस बातों का हमें ध्यान रखना है इन केस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इसको फटाफट एक बार सारा का सारा रीड कर लीजिए।
चलिए अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन क्या है? देखिए, इन सर्टेन केसेस द कंडीशन नंबर बी विल नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब सिर्फ आपको कंडीशन ए ही देखनी है और अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो ही रेजिडेंट माना जाएगा। अगर कंडीशन ए सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपको कंडीशन बी नहीं देखनी। बेसिक कंडीशन बी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल। अब वो कौन से? इफ ही लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर किसी प्रीवियस ईयर में कोई इंडियन पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के मकसद से, नौकरी के मकसद से, तो फिर कंडीशन ए ही देखी जाएगी। मतलब उसको तभी रेजिडेंट बोला जाएगा जब वो 182 दिन या उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रहता है। इफ ही लीव्स इंडिया एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, इंडियन शिप जो क्रूज पे जाते हैं, बेसिकली लंबा वक्त होता है, 90 दिनों के टूर होते हैं इनके, कई बार 6 महीने के भी होते हैं। तो एज ए मेंबर अगर आप उसके गए हो तो भी कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं है, फिर 182 डेज वाली कंडीशन ही देखी जाएगी। लेकिन इसमें वाइल कंप्यूटिंग स्टे इन इंडिया द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शिप मेंशन ऑन द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इज टू बी एक्सक्लूडेड। मतलब हो सकता है कि आप शिप पे आपने आज ज्वाइन किया लेकिन आपका जो शिप है वो 3 दिन बाद जाएगा। भाई कोई शिप, कोई ये तो है नहीं फ्लाइट की तरह छोटे से मोटा 150 लोग जा रहे हैं, एक प्रॉपर उसमें अरेंजमेंट करना पड़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। तो हो सकता है आपने शिप आज ज्वाइन किया लेकिन उस 2 से 3 दिन बाद, हो सकता है 1 वीक बाद जो है वहां से डिपार्ट करेगा। तो जो डेज हैं जिस दिन आपने ज्वाइन किया एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शिप मेंशन ऑन द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वो डेज चाहे आप इंडिया में थे बट आप शिप में थे, ठीक है, तो वो डेज एक्सक्लूड किए जाएंगे। वैसे लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस बता दी। बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, जिसमें मैंने अभी आपको मिस्टर ए का एग्जांपल दिया था, वो बीइंग आउटसाइड इंडिया, रहते वो आउटसाइड इंडिया लेकिन वो विजिट के लिए इंडिया पे आते हैं, चाहे घूमने के लिए आए या किसी भी मकसद से आए। देखिए होता है जनरली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होते हैं ना, उनका हिंदुस्तान से बड़ा लगाव होता है, तो उनको एक रिलैक्सेशन दी गई कि कंडीशन भी आप पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे, आप पे कंडीशन ए ही एप्लीकेबल है। मतलब आपको तभी रेजिडेंट मानेंगे जब आप 182 दिन या उससे ज्यादा पिछले साल हिंदुस्तान में रहे। इन केस अबव मेंशन इंडिविजुअल ओनली कंडीशन, बेसिक कंडीशन ए इज एप्लीकेबल, दैट इज कंडीशन ऑफ 182 डेज। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना, कई बार होता है, सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिस्टर मोदी लीव्स द इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, और आगे जो क्वेश्चन होता है उसमें जस्टिफिकेशन होती है कि कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ए फुलफिल नहीं हो रही, तो आप लिखाते हैं कि वो रेजिडेंट है। जबकि अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है तो कंडीशन भी एप्लीकेबल ही नहीं है, हमें कंडीशन ए ही देखनी है। समझ में आई बात? फटाफट इसे करिए। चलिए बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बहुत ही सिंपल, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, आपको ये देखना है कि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, वो सिचुएटेड कहाँ है, उसकी कहाँ से HUF का जो बिजनेस है वो कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। इफ इट इज इन इंडिया वेदर इट इज होली और पार्टली, तो हम उस HUF को रेजिडेंट इन इंडिया कहेंगे, बट अगर इट इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया तो हम उसे नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कहेंगे। एग्जाम में आपको बड़ी क्लियर इंफॉर्मेशन देता है, इतना आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वैसे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सेड टू बी सिचुएटेड एट ए प्लेस, कहां पे माना जाता है, वेयर द हेड एंड ब्रेन ऑफ द एडवेंचर इज सिचुएटेड, मतलब जहां से मेन डिसीजंस बिजनेस के लिए जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जहां करता है, क्योंकि HUF में मेन हेड जो होता है वो करता होता है, तो कहीं ना कहीं कर्ता की जो लोकेशन दैट हेल्प इन डिसाइडिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन एग्जामिनेशन इट विल बी वेरी मच क्लियर। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मीन्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नॉट डे टू डे बिजनेस कैरिड ऑन बाय एम्प्लॉयज और एजेंट, कि सेंट्रल कंट्रोल कहां पर है, कहां से डे टू डे डिसीजंस लिए जाते हैं। समझ में आई बात? अ रेजिडेंट HUF बिकम्स नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ कर्ता या उसका कोई मैनेजर सेटिस्फाई वन और बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशंस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए हमने वहां देखा था स्टार्टिंग में कि इंडिविजुअल और HUF जो है, इंडिविजुअल और HUF ये 3 कैटेगरी में होते हैं। तो रेजिडेंट कब है HUF वो हमने यहां देख लिया, आपको देखना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का है, दैट्स इट, ये वर्ड याद रखो।
अगर वो हिंदुस्तान में है, चाहे होली है चाहे पार्टली है, तो हम उसे रेजिडेंट कहेंगे। होली आउटसाइड इंडिया है तो हम नॉन रेजिडेंट कहेंगे। ठीक है, ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की फर्दर बाइफर्केशन मैंने आपको बता दी। नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है, कब? जब वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करे, लेकिन वो एचयूएफ नहीं करेगी। कौन करेगा? उसका कर्ता या मैनेजर। ठीक है, मेनली हम कर्ता देखते हैं। क्लियर? श्योर? फटाफट इसको नोट करिए। चलिए बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या उसके अलावा कोई भी लोकल अथॉरिटी। सेकेंड इज कंपनी। आपको पार्टनरशिप फर्म एओपी के केस में देखना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर कहाँ है। अगर होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेजिडेंट, और होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। तो इस तो सर एकदम एचयूएफ जैसा ही है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि एचयूएफ जैसे ही है, वहाँ पे भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूज हुआ था, यहाँ भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है। तो ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नाम की कोई चीज नहीं होती जो एचयूएफ में होती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट देखना है। कंपनी के केस में आपको देखना है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लीज बी केयरफुल, बच्चे गलती करके आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वो लिखाते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। नहीं, कंपनी के केस में यू हैव टू यूज द वर्ड प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर मेड। मतलब कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी सिचुएशन, उसकी लोकेशन, जो कंपनी के सीईओ हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो बेसिकली कहाँ है। की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजंस कहाँ से लिए जाते हैं। अगर वो इंडिया में है तो रेजिडेंट है, अगर आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट है। समझ में आई बात? इंडियन कंपनी जो है वो हमेशा रेजिडेंट इन इंडिया होगी, चाहे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना हो। ये बात ध्यान रखिएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द वर्ड प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इन केस ऑफ कंपनी यू हैव टू यूज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इन अदर केस यू कैन यूज द वर्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजंस जहां से ले जाते हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मीन्स वेयर द हेड एंड ब्रेन ऑफ द एडवेंचर ऑफ द बिजनेस इज सिचुएटेड। इट बेसिकली इंक्लूड्स सेंट्रल कंट्रोल, नॉट डे टू डे बिजनेस कैरिड ऑन बाय एम्प्लॉइज एंड एजेंट्स। ठीक है, देखिए ऑलरेडी एकदम टू द पॉइंट है, इससे ज़्यादा कंसाइज मत करिएगा, नहीं तो नंबर आपके कंसाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ तक देखा कि कैसे हमें डिफरेंट कैटेगरी के असेसीज का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो हमें निकालना है, चाहे इंडिविजुअल की बात हो, एचयूएफ की, पार्टनरशिप, एओपी, बीओपी, कंपनी या एनी अदर। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हमें ये समझना है कि जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या नॉन रेजिडेंट है, उनकी कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी सारी ही इनकम टैक्सेबल होती है। अब कौन कौन सी इनकम होती है? फॉर एग्जाम्पल एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव हो रही है तो उस पर रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, तीनों को ही उस पर टैक्स देना है अगर कोई भी इनकम दे आर रिसीविंग इन इंडिया। समझ में आई बात? लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मुझे किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया और ये बोला कि सर आपको नेपाल और भूटान जाना है और वहाँ 15 डेज स्टे करना है और कुछ आपको लेक्चर्स देने हैं और उसके बाद आपको पेमेंट इंडिया में ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर इनकम मुझे रिसीव हो रही है इंडिया के अंदर, दो मैं अपनी सर्विसेज जो है इंडिया से बाहर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस केस के अंदर चाहे कोई भी हो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, तीनों के लिए ये इनकम टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मतलब मान लिया जाएगा कि इंडिया में रिसीव हुई है। ये भी तीनों केसेस के अंदर टैक्सेबल होती है। अब कब कौन सी इनकम है जिसको माना जाता है डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया? तो सेक्शन 7 में कुछ केसेस स्पेसिफाई हैं, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले एनुअल एक्रीशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। आप याद करो सैलरी हेड के अंदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब हम आरपीएफ के ट्रीटमेंट देखते थे और उसमें हमने देखा था कि अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी से ज़्यादा है तो उसे एम्प्लॉय की सैलरी मान लिया जाएगा। याद आ रहा है आपको? यस और नो?
क्यों मान लिया जाएगा उसे उसकी सैलरी का पार्ट? क्योंकि उसे सेक्शन 7 कहता है इट इज इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड इट इज टैक्सेबल इन ऑल द केसेस, चाहे कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस हो। सेम वे उसी में आपने पढ़ा था कि इंटरेस्ट अगर आरपीएफ में क्रेडिट किया जाता है इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम से ज़्यादा, तो उसे भी एम्प्लॉय की सैलरी मान लिया जाएगा। याद आ रहा है आपको? क्यों मान लिया जाएगा? बिकॉज इट इज इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। Similarly, transferred balance from URPF to RPF to the extent of employer's contribution and interest thereon. अगर URPF से RPF में बैलेंस ट्रांसफर किया गया तो जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और उस पर इंटरेस्ट है, that will also be considered as income deemed to be received in India and hence it is taxable under the head salaries. कुछ भी नया नहीं है, सारी चीजें आप ऑलरेडी सारे हेड्स में पढ़ चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और एनी अदर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अ पेंशन स्कीम, सेक्शन 80 CCD। 80 CCD जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक पेंशन स्कीम नोटिफाइड है। उस पेंशन स्कीम में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑल इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज। जितने भी अनडिस्क्लोज सोर्सेज हैं लाइक कैश, क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, ये क्या होता है? जब रेड पड़ती है तो उस केस के अंदर घर पे जो भी कैश मिलता है जिसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए या कुछ इन्वेस्टमेंट्स के कागज मिलते हैं जिसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, तो उसे बोला जाता है ऑल इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज और इसको आपकी इनकम मान लिया जाता है और ये अदर सोर्सेज हेड में आपकी टैक्सेबल होती है। फिर टीडीएस इन द हैंड्स ऑफ पेई। आप याद करो, आपको एक चीज़ हमने देखी थी अदर सोर्सेज में कि सपोज आपको 1 लाख रुपए की लॉटरी इनकम हुई जो आपको 70,000 नेट मिले आफ्टर टीडीएस, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, 70,000 अगर आपको नेट मिले डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 करके 1 लाख पूरा जो है ग्रॉस अमाउंट अपनी इनकम दिखाते हैं, ना कि नेट अमाउंट। 30,000 रुपये आपका टीडीएस कट गया, उसके बावजूद आपको 70 मिले लेकिन आप अपनी इनकम पूरी 1 लाख रुपए दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जो टीडीएस आपका कटा है इन द हैंड्स ऑफ पेई वो जो है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है। एज वेल एज पूरे इनकम टैक्स एक्ट में जहां जहां आपने डीम्ड प्रॉफिट पढ़े हैं, स्पेशली सेक्शन 41 अगर आपको याद हो पीजीबीपी का, जहां बैड डेट्स रिकवर्ड की हमने बात की थी, तो जो भी डीम्ड प्रॉफिट है वो सारे के सारे इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाती है। हेंस इट इज टैक्सेबल in the hands of resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident and non-resident। समझ में आई बात? श्योर। तो ये आपको पता होनी चाहिए इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कौन कौन सी है। सारी इनकम्स आपने कहीं ना कहीं देखी हुई है, इसलिए अब आपको चैप्टर बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया की कैटेगरी में आती है। समझ में आई बात? सेम वे इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, आपकी कोई भी इनकम इंडिया की वजह से अराइज हुई तो दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहाँ रिसीव हुई है इससे मतलब नहीं है, अगर डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया है तो भी वो तीनों के केस में टैक्सेबल होगी। अब डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया उसे कम मान लिया जाएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल। इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, किसी भी बिजनेस कनेक्शन की वजह से अगर इंडिया से कोई इनकम अराइज हो रही है या किसी प्रॉपर्टी की वजह से एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया या ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सिचुएटेड इन इंडिया की वजह से, तो उसे डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूँ। हमारे रिक्की पॉन्टिंग जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं, ठीक है? अब इंडिया के अंदर उन्होंने 4 फ्लैट ले रखे हैं और उस पे उन्हें रेंटल इनकम मिलती है। ये रेंटल इनकम रिक्की पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंडिया में नॉन रेजिडेंट है। क्या स्टेटस है उनका? नॉन रेजिडेंट का एज्यूम। तो ये जो 4 फ्लैट हैं इस पे उन्हें रेंटल इनकम मिल रही है, इंडिया के अंदर है, ये प्रॉपर्टी इन इंडिया की वजह से है, तो उनके लिए टैक्सेबल मानी जाएगी बिकॉज इट इज कवर्ड बाय इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। समझ में आई बात? सपोज कल दिन वो 4 फ्लैट बेच देते हैं, उस पर उन्हें कैपिटल गेन होता है, तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, तो उस पर भी जो इनकम होगी वो क्या मानी जाएगी? डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया।
इसके बाद है एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन जो है एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है जिसको डिफाइन किया गया है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। आगे बात करते हैं पहले इनकम अंडर हेड सैलरीज इफ इट इज अर्नड इन इंडिया। सपोज कोई व्यक्ति कनाडा में है, यूएसए में है, वहां का रेजिडेंट है, इंडिया में नॉन रेजिडेंट है, बट वो इंडिया में सर्विस देता है अपनी 2 महीने 4 महीने के लिए और उसके लिए उसे सैलरी मिलती है, तो माना जाएगा कि उसने सर्विस दी है, रेंडर करी है इंडिया के अंदर और उसे इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा। तो सर उसे 2 जगह टैक्स देना पड़ेगा, अमेरिका में भी टैक्स देना पड़ेगा और इंडिया में भी? जी हाँ। देखो, अगर वो हिंदुस्तान में आया 3 महीने उसने यहाँ पर सर्विस दी अपनी कंपनी को, ठीक है, और उसकी वजह से उसे सैलरी मिली, तो ऑब्वियसली उसके लिए वो इनकम अंडर हेड सैलरी इंडिया में माना जाएगा, उसे इंडिया में टैक्स जो है देना पड़ेगा। इनकम अंडर हेड सैलरी पेबल बाय अ गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे ऑफिशियल्स इंडिया से बाहर अपॉइंटेड हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सैलरी देती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, दैट विल बी टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी। समझ में आई बात? डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इंडियन कंपनी अपने फॉरेन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। समझ में आई बात? इसके बाद इंटरेस्ट, रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय द गवर्नमेंट। बड़े ध्यान से देखिए, कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी रॉयल्टी पेमेंट या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज गवर्नमेंट पे करती है, किसी को भी पे करे, चाहे इंडियन रेजिडेंट को या इंडिया से बाहर किसी को पे करे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। कोई रेजिडेंट पे करता है एक्सेप्ट वेयर अमाउंट और राइट और सर्विसेज आर यूज्ड आउटसाइड इंडिया। मतलब बड़े ध्यान से समझना, सपोज टाटा मोटर्स ने अपना एक प्लांट लगाया यूएसए के अंदर, प्रोडक्शन प्लांट लगाया। बड़े ध्यान से समझिएगा ये बात, टाटा मोटर्स जो कि एक इंडियन कंपनी है, रेजिडेंट है, उसने एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया यूएसए में और उसने अपने यूएसए के प्रोडक्शन प्लांट में जो प्रोडक्शन होनी है उससे रिलेटेड कुछ फीस पे करी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, अब आप खुद सोचो, वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज यूएसए प्रोडक्शन प्लांट के लिए टाटा मोटर्स ने पे करी जो कि इंडिया के अंदर है, और ये जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे करी ये भी कोई वहीं यूएसए की लोकल कंपनी है उसको पे करी। ठीक है, अब आप खुद सोचो, टाटा मोटर्स जो कि एक इंडियन कंपनी है वो यूएसए में प्रोडक्शन प्लांट लगा रही है और यूएसए की लोकल कंपनी को फीस दे रही है फॉर टेक्निकल सर्विसेज, और हम उस यूएसए की लोकल कंपनी को बोले कि बेटा तुझे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपको जो इनकम हुई है वो एक ऐसी कंपनी से हुई है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया की रेजिडेंट है, तो क्या ये यूएसए की लोकल कंपनी मानेगी? द आंसर इज नो। तो इसीलिए उन्होंने बोला अगर रेजिडेंट पर्सन इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दे रहा है तो वो इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया तो है, एक्सेप्ट वेयर अमाउंट सर्विसेज आर यूज्ड आउटसाइड इंडिया। जैसे टाटा मोटर्स ने वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो पे करी, दैट इज पेड फॉर द सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, इसलिए उसको इनकम डीम टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे जनरली आपका जो है क्वेश्चन फंसता है, आप देखेंगे पास्ट एग्जाम में उठा के। आप बस इतना ध्यान रखना, अगर कोई रेजिडेंट कोई भी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है बट वो अमाउंट पे कर रहा है फॉर सर्विसेज दैट आर यूज्ड आउटसाइड इंडिया, तो उसे इनकम डीम टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? नॉन रेजिडेंट है कोई, वो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे कर रहा है वेयर द अमाउंट, राइट और सर्विसेज आर यूज्ड इन इंडिया। मतलब सपोज आपकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने, बड़े ध्यान से देखना, यूके के बैंक से
माइक्रोसॉफ्ट ने यूके के बैंक से लोन लिया, ठीक है, और वो लोन उन्होंने यूज किया इंडिया में। माइक्रोसॉफ्ट ने यूके के बैंक से लोन लिया और उस लोन के अमाउंट को कहाँ यूज किया गया? इंडिया के अंदर किसी प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर, ठीक है। अब इस पे माइक्रोसॉफ्ट जो भी इंटरेस्ट पे करेगा यूके बैंक को, फॉर यूके बैंक इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। क्यों? लॉ पढ़ो ध्यान से। एक नॉन रेजिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट, नॉन रेजिडेंट पर्सन वेयर द अमाउंट राइट और सर्विसेज आर यूज्ड इन इंडिया। वो जो अमाउंट है लोन का जिस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो अमाउंट यूज कहाँ हुआ? वो इंडिया में यूज हुआ। तो उस पे यूके बैंक को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम्ड टू और एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ये आप अच्छे से पहले प्रिपेयर करिए कि इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या है और इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया क्या है, क्योंकि मेन चीज यही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेजिडेंशियल स्टेटस को कंक्लूड करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया में है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो देखिए क्या बताया बिजनेस कनेक्शन का मतलब। इट इज अ लेटेस्ट अमेंडमेंट involves a relation between a business of non-resident and some activity in India। कोई non-resident जैसे फेसबुक हो गए, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, and some activity in business which contributes directly or indirectly to the earning of the business। कोई non-resident है जिसकी कोई एक्टिविटी इंडिया के अंदर है जिसकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी अर्निंग्स में इजाफा हो रहा है, तो उसे बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। अब वो किस तरीके के, बड़े ध्यान से देखना। बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू, चाहे वो कॉन्क्लूडिंग एजेंट के थ्रू कर रहे हो, चाहे स्टॉकिंग एजेंट के थ्रू या इंडेंटिंग एजेंट के थ्रू। सर कौन होते हैं ये? इंडेंटिंग एजेंट उनको बोला गया जो उस नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर इंडिया में ऑर्डर सिक्योर करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दुबई है, यूएई। अब यूएई के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टाउनशिप्स, विला वगैरह डेवलप हो रहे हैं और सस्ते हैं कंपैरेटिवली बहुत। तो उन्होंने अपने इंडेंटिंग एजेंट्स इंडिया में छोड़ रखे हैं जो ऑर्डर लेते हैं वहाँ पर बेसिकली विलास, टाउनशिप, कमर्शियल प्लॉट्स इनको बुक करते हैं। तो दे आर द इंडेंटिंग एजेंट्स। दो यूएई का कोई बिजनेसमैन है, ही इज ए नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, बट थ्रू इंडेंटिंग एजेंट्स ही इज सिक्योरिंग ऑर्डर्स, so it will be considered as that there is a business connection। Stocking agent, he maintains stock of goods in India from which he makes regular delivery on behalf of non-resident। Let us take a simple example। Suppose कोई ई बाइक है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक है और वो चाइना में प्रोड्यूस हो रही है। उसने व्यक्ति ने क्या किया, इंडिया में दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, बेंगलुरु यहां अपने 4 स्टॉकिंग एजेंट अपॉइंट कर दिए जिन पे स्टॉक पड़ा रहता है। वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर चाइना में जाते हैं, वहां से इंस्ट्रक्शन दी जाती है या दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, बेंगलुरु की किसको डिलीवरी देनी है कस्टमर को। मतलब इंडिया में कोई कस्टमर है, उसने ऑनलाइन ऑर्डर दिया, वो सीधे वेबसाइट के थ्रू चाइना में सेंट्रलाइज ऑफिस गया, वहां से एक इंस्ट्रक्शन पास ऑन होगी दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा या आपका बेंगलुरु, जो भी हमारा स्टॉकिंग एजेंट है उसको, कि यहां से आपको गुड्स वहां तक पहुंचाने। तो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉकिंग एजेंट। ही मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स इन इंडिया फ्रॉम विच ही मेक्स रेगुलर डिलीवरी ऑन बिहाफ ऑफ एनआर। तो ये भी एक बिजनेस कनेक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज कंक्लूडिंग एजेंट। ही हैज द अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब सपोज कोई वेबसाइट है जो कि वर्ल्ड वाइड जितने भी टीचर्स हैं उनको ऑनलाइन लाना चाहती है कि वो आए वेबसाइट पे अपनी लिस्टिंग करें, पढ़ाएं बच्चों को, और उससे जो भी रेवेन्यू होगा उसका एक पार्ट टीचर को जाएगा और एक पार्ट वेबसाइट शेयर करेगी। तो उस वेबसाइट में इंडिया में अपना एक एजेंट अपॉइंट किया टू हैव कॉन्ट्रैक्ट्स विद द टीचर्स सो दैट ये टीचर जो है उनकी वेबसाइट पे पढ़ाना शुरू करें।
तो द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड इन इंडिया to conclude the contracts with the teacher will be considered as the concluding agent. He has the authority to conclude contracts on behalf of non-resident in India. So it will also be considered as business connection. ये बहुत important है, latest amendment है, पहले ही business connection word नहीं था. हाँ, इसमें एक चीज समझिए, but business activity carried on through broker, general commission agent or any other agent who is having the independent status, activity in ordinary course of business is not considered as business connection. मतलब बड़े ध्यान से समझिएगा. सपोज ई बाइक है चाइना की, इंडिया के अंदर कोई सप्लायर है, ठीक है, वो ई बाइक खरीदता है चाइना से और आगे कस्टमर्स को बेचता है. या मैं दूसरे सेंस में बोलूं कि जो इंडिया का सप्लायर है, इसने डिफरेंट कंपनीज जो हो गई, हीरो हो गई, होंडा हो गई, पल्स आपकी बजाज हो गई, ऐसी चाइना की ई बाइक कंपनी हो गई, सबसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, सबसे बाइक्स लेता है, आगे कस्टमर्स को बेचता है. तो ये एक इंडिपेंडेंट अपना एसएससी की कैटेगरी के अंदर है. इसको स्टॉकिंग एजेंट की कैटेगरी में आप नहीं रख सकते. मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस रखता है, एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसे बिजनेस कनेक्शन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा. इन सिंपल वर्ड्स, वो अदरवाइज अगर ये देखो, इसको पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर ये विदेशी कंपनी ना भी होती तो भी वो बिजनेस कर रहा होता. भाई विदेशी कंपनी से ना कर रहा होता, किसी और से कर रहा होता, वो इंडिपेंडेंट स्टेटस के अंदर है, तो उसे बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा. समझ में आई बात? सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल और देता हूं. माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने टीसीएस को हायर किया और टीसीएस को बोला कि आपने हमें कुछ सर्विसेज इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर दी. नाउ टीसीएस जो है वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेटस रखती है, तो उसे आप कंक्लूडिंग एजेंट नहीं मान सकते माइक्रोसॉफ्ट का. समझ में आई बात? श्योर. इसके बाद बिजनेस कनेक्शन में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी आएगी, लेकिन इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि अभी ये इसके रेवेन्यू एंड यूजर्स जो हैं वो स्पेसिफाई नहीं हुए. मैं आपको समझा देता हूं क्या है. बिजनेस कनेक्शन शेल इंक्लूड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड सर्विस और प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉन रेजिडेंट, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया. नॉन रेजिडेंट के कोई भी गुड सर्विस, प्रॉपर्टी, डाउनलोडिंग ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर, ये सब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का पार्ट है. shall have SEP in India if aggregate payment from such transaction during the previous year exceeds such amount as may be prescribed. मतलब जो prescribed amount है, अब ये amount prescribed नहीं हुआ है, अगर उससे ज़्यादा की transactions होती हैं by the non-resident in respect of goods, services, property, download of data या software में, तो उस केस के अंदर उसे business connection मान लिया जाएगा. Systematic and continuous soliciting of business activities or engaging in interaction with the users in India through digital means. Non-resident shall have SEP. Users are of such number as may be prescribed. देखिए ये क्या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, आपको पता है. आज जरूरी नहीं है कि आप इंडिया से ही सर्विसेज ले रहे हो. जैसे मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. आप जिसमें डाउट्स पूछते हैं हमसे, दैट इज द इंटरकॉम. उसके अंदर वो इंटरकॉम इंडिया की कंपनी नहीं है, विदेशी कंपनी है. अब हमने क्या किया, उनको पेमेंट करी, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया, हमारी वेबसाइट में इंटीग्रेट किया, जिसके थ्रू आप डाउट पूछ पाते हैं. एंड फॉर दैट दे आर चार्जिंग मंथली. तो सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस सॉलिसिटिंग होता है इंटरेक्ट करना, ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इंगेजिंग इन इंटरेक्शन विद यूजर्स इन इंडिया. हम यूजर है इंडिया में, डिजिटल मीन्स के थ्रू उन्होंने इंटरेक्ट किया, एंड नाउ दे आर अर्निंग. कौन? इंटरकॉम. अब देखो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं विदेशी जो डिजिटल मींस के थ्रू इंडियन क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रही हैं, उनसे पैसे ले रही हैं, कमा रही हैं. तो उन सबको स्कोप में डाल दिया गया है कि भैया आपकी जो भी इनकम है वो डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया है, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा. तो लेकिन उसके लिए कुछ यूजर स्पेसिफाई होंगे. अगर उस विदेशी कंपनी के इंडिया में उस स्पेसिफाइड यूजर से ज्यादा है, तभी उसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में मानी जाएगी और बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा. और ये यूजर्स कितने होंगे अभी तक जो है उसे स्पेसिफाई नहीं किया गया है. देखिए बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है.
मानता हूँ थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन कोशिश करी हमने जितना इसे सिंप्लीफाई कर सके, एटलीस्ट इतनी तो आपको इसे प्रिपेयर करना पड़ेगा और इस पर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं।